हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन देखने वाले हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने देख लिया था, अभी तक हीमोग्लोबिन देख लिया, मायोग्लोबिन देख लिया और हीमोइरिथ्रिन देख लिया। जो आपके सिलेबस में तीनों हैं वो अपन ने कवर कर लिया। अब आपके जो लास्ट तो क्या नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है साइटोक्रोम। ओके, जो साइटोक्रोम है वो देखने वाले हैं। होता क्या है ये आपके पाया जाता है किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है। वर्क क्या होता है इसका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है ये साइटोक्रोम। ओके, साइटोक्रोम बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं आपके, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी। ओके, साइटोक्रोम आपके किसमें पाया जाता है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि एनिमल्स एंड प्लांट्स में पाया जाता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि किसमें पाया जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, किसमें पाया जाता है, कुछ प्रकार के प्राणियों में पाया जाता है ना। वो इसी तरीके से साइटोक्रोम किसमें पाया जाता है, आपके एनिमल्स के अंदर हो गया और प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। जब एनिमल्स की बात करती है तो एनिमल्स भी इंसानों के अंदर ही आते हैं। ओके, सॉरी, इंसान एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, क्योंकि जब बायो के अंदर बात की जाती है जब भी एनिमल्स की, तो वहाँ इंसानों को भी इंक्लूड किया जाता है कि वो भी इसी कैटेगरी के हो सकते हैं, उसमें पाया जाता है। ओके, तो आपके पास ये पाया जाता है एनिमल्स प्लस और प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। वर्क क्या होता है इसका, यानी कि अगर इसका वर्क पूछा जाए कि आपके साइटोक्रोम का वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ओके, एक तरीके से आपके साइटोक्रोम का कार्य क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। जैसे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का देख रहे थे कि इसका वर्क क्या है, तब उस कंडीशन में अपन बता रहे थे कि एक तो ऑक्सीजन का स्टोरेज करता है और एक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है ना। किसी ना किसी आपकी जो भी ऑर्गेनिक स्पीसीज होती है उसका कुछ ना कुछ वर्क तो रहता ही है। तो इसका वर्क है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, जब साइटोक्रोम की बात की जाती है तो आपके एक तरीके से पोरफायरिन रिंग जैसा ही होता है, सेम हीमोग्लोबिन जैसा होता है, लेकिन कुछ उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, यानी कुछ एक्स्ट्रा कार्बनिक चेनें जुड़ी हुई रहती है, उसके कारण इसे थोड़ा अलग माना गया है। ओके, और वो ही आपके Fe एटम ही इसके अंदर सेंटर एटम की बात की जाए या मेटल की बात की जाए, अगर पूछा जाए कि साइटोक्रोम के अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है, वो भी आयरन ही पाया जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, हीमोइरिथ्रिन, चारों के अंदर आपके जो सेंटर एटम होता है वो आपका आयरन ही होता है। ओके, और जैसे अगर मैं बात करूँ क्लोरोफिल की, कि क्लोरोफिल में कौन सा एटम पाया जाता है, यानी कि सेंटर एटम कौन सा पाया जाता है, उस कंडीशन में अपन बताते हैं कि उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है और उसकी पोरफायरिन रिंग ना बोल के उसे कोरिन रिंग बोला जाता है। कोरिन जो बाद में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो अपने पास इसमें जो एटम पाया जाएगा मेटल एटम, वो क्या होता है, Fe एटम ही होता है। मेटल की बात करें वो भी क्या आता है, आयरन एटम ही होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, या तो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, है ना, ऐसा ही होगा। जब ऑक्सीडाइज होगा यानी कि अगर Fe+2 के अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब Fe+3 ऑक्सीडाइजेशन स्टेट बनेगी। जब Fe+3 के अंदर आता है तो इसे कहते हैं कि इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है, और अगर Fe+2 के अंदर होता है तब बोलते हैं उसकी रिडक्शन फॉर्म है। तो Fe एटम होता है वो दो तरीके से बोल सकते हैं अपन, ऑक्सीडाइज फॉर्म और रिड्यूस फॉर्म। रिड्यूस फॉर्म होती है Fe+2 के अंदर और ये होती है इसकी Fe+3 के अंदर। ओके, तो इसके आधार पर वो इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है, एक बाहर निकालता है। जैसे Fe+2 है, इसका किसमें कन्वर्ट होगा, ये Fe+3+1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस तरीके से ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है। ओके, आपके जो साइटोक्रोम होता है वो तीन प्रकार का होता है, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी और ये साइटोक्रोम सी, तीन प्रकार के साइटोक्रोम होते हैं। अब इन साइटोक्रोम को
ABC किस आधार पर डिफाइन किया गया है? जब इसका बेसिक स्केलेटन डायग्राम देखा जाता है वो सेम है, कुछ चेंजेस की वजह से इसे अपन बोलते हैं कि साइटोक्रोम A है और साइटोक्रोम B है और साइटोक्रोम C है। अब देखेंगे इसका अपन स्ट्रक्चर, जो ही अपने पास केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए हीमोग्लोबिन के बारे में, सब आपको बेसिक आइडिया होता है सबको, बस उसका स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर स्ट्रक्चर बना के आते हो तो आधे से ज़्यादा नंबर तो आपको यूँ ही मिलने वाले हैं। ओके, तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा उसकी स्ट्रक्चर मायने रखती है, ना कि उसकी थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करने से अच्छा है उसकी स्ट्रक्चर जानो और कुछ बेसिक्स पॉइंट्स देख लो कि ये होते हैं, तब अपना सफिशिएंट रहता है। ओके, तो इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन, वो ही आपके किसकी तरह होगा, हीमोग्लोबिन में बनाई थी 4-5 यूनिट, इसमें भी वो बनाना है अपने को। तो इसमें भी अपने पास क्या होगा, F एटम होगा। अब जो साइटोक्रोम की स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपने लिए, है ना। केमिस्ट्री में जब जब पूछा जाता है कि साइटोक्रोम के बारे में, तो अपने को उसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका स्केलेटन डायग्राम इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि हमने हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में देखा था कि उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके, वो सेम स्केलेटन डायग्राम है, स्केलेटन डायग्राम सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस है कि उसके अंदर एक्स्ट्रा ग्रुप लगे हुए होते हैं, बस वही अपने को याद रखना है। ओके, F एटम है, वो सेम क्या है, चारों पायरोल रिंग से जुड़े हुए हैं या पोरफायरिन रिंग से जुड़े हुए होंगे। ये होता है उसका स्केलेटन डायग्राम अपने पास, यानी कि अपन ने साइटोक्रोम का, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन का सेम स्ट्रक्चर बनाया था, वो सेम का सेम ये का यही है। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ग्रुप्स हैं वो देखेंगे कौन कौन से होते हैं आपके। इसमें यहाँ 4 जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स नंबर हैं वो तो केवल नाइट्रोजन एटम से ही जुड़े हुए रहते हैं। जो 5 नंबर का कोऑर्डिनेट नंबर होता है वो आपके किससे जुड़ा हुआ होता है, वो आपके वो सेम जिसमें हीमोग्लोबिन में जुड़ा होता है स्टेडिन प्रोटीन से, और यहाँ भी क्या होगा, स्टेडिन प्रोटीन से ही जुड़ा हुआ होगा। और जो 6 नंबर का है वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ 6 नंबर का जुड़ा हुआ था आपके मायोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन से, और जो आपके पास हीमोग्लोबिन था उसके अंदर आपके ऑक्सीजन भी था, CO2 गैस भी थी, यानी कि इनसे जुड़ा। और अगर एक्सेप्शन की बात की जाती है तो साइनाइड, फॉस्फेट और आपके कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ा हुआ रहता है। ओके, ये था। यहाँ क्या होता है, आपकी जो 6 नंबर की साइट है वो किससे जुड़ी हुई होती है, वो सल्फर एटम से जुड़ी हुई होती है। अब बात ये आती है कि सल्फर एटम आया कहाँ से। सल्फर एटम होता है एमिनो एसिड से ही आता है। आपका जो एमिनो एसिड है, यानी कि जो मिथियोनिन, यानी कि जो सल्फर परसेंट एटम, अगर किसी एमिनो एसिड के अंदर सल्फर पाया जाता है उसे सल्फर एटम एमिनो एसिड्स कहते हैं। वो कौन से होते हैं आपके पास, मिथियोनिन होती है, सिस्टीन, सिस्टाइन, ये होते हैं 3 प्रकार के ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जिनके अंदर सल्फर पाई जाती है। ओके, जब अपन एमिनो एसिड्स के बारे में उनका क्लासिफिकेशन देख रहे थे, अपन देख रहे थे उनका क्लासिफिकेशन उनके एटम्स के आधार पर भी देख रहे थे कि इसमें ये ग्रुप पाए जाते हैं, यानी कि OH के आधार पर भी अपन बता रहे थे कि एसिड या बेस या न्यूट्रलाइजेशन के आधार पर भी बता रहे थे कि इतने एमिनो एसिड इतने प्रकार के होते हैं। तो जहाँ 6 नंबर की साइड होती है वो आपकी किससे पाई जाती है, सल्फर एटम, और जो सल्फर एटम आता है वो आपके आता है मिथियोनिन से।
मिथियोनीन से आता है। ओके, इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ क्या होगा, कुछ और एटम्स जुड़े हुए होंगे। अब अपन ने देखा था कि साइटोक्रोम ए भी होता है, बी भी होता है और सी भी होता है। उनको किस तरीके से डिफाइन करेंगे अपन, कुछ तो चेंजेस होगा ही, तभी तो अपन उन्हें डिफाइन कर रहे हैं कि ए है, बी है, सी है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ इसमें यहाँ ग्रुप जुड़ा होता है CH2 और ये COO- और यहाँ होता है CH3। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर CH2 और COO-। ओके, चार्ज के रूप में, क्योंकि यहाँ का H+ किसी भी यानी कि मूवमेंट हो सकता है, तो इसीलिए इसे चार्ज के रूप में दर्शाया जाता है। और यहाँ क्या होता है, आपके CH3 होता है, और यहाँ क्या होगा, यहाँ भी CH3 होगा, और यहाँ भी क्या होगा, CH3 होगा। डिफरेंट क्या आएगा, यहाँ आएगा आपके, यहाँ तो R1 हो गया और ये R2 मान लो, या इसे R1 मान लो, इसे 2 मान लो, किसी को भी मान सकते हो, कुछ भी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। तो यहाँ पे R1 R2 है, उसी के आधार पर अपन उन्हें डिफाइन करेंगे कि ये कितने प्रकार के। यहाँ साइटोक्रोम ए के अंदर R1 ग्रुप क्या होगा, R2 ग्रुप क्या होगा, साइटोक्रोम बी के अंदर R1 ग्रुप क्या होगा, R2 ग्रुप, है ना, वो उस ग्रुप के आधार पर अपन इन्हें डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है अपने पास कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए। अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाता है साइटोक्रोम क्या होता है, उसमें संक्षिप्त टिप्पणी लिख ली, तो उसमें अपन ने देखा था, सबसे पहले अपन ने पॉइंट्स लिखे थे कुछ, जैसे कि अपन ने कहा कि एनिमल्स में, प्लांट्स में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का कार्य करता है ना, और इसके अंदर Fe एटम भी पाया जाता है मेटल के रूप के अंदर, और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में मेटल Fe+3 के रूप में पाया जाता है, और रिड्यूसिंग फॉर्म के अंदर ये Fe+2 के अंदर पाया जाता है। ये था वैसे इंट्रोडक्शन। अब साथ में अपने को क्या लिखना होगा कि इसमें जो Fe एटम होता है उसकी 4 कोऑर्डिनेट साइड तो नाइट्रोजन एटम से जुड़ी हुई होती है, और जो 5वें नंबर की कोऑर्डिनेट साइड है वो स्टडीन प्रोटीन से जुड़ी हुई होती है, और जो 6ठे नंबर की साइड है वो सल्फर युक्त एमिनो एसिड से जुड़ी हुई होती है। ये कुछ पॉइंट्स है वो यहाँ लिखने होंगे आपको, यानी 4 कोऑर्डिनेट साइड तो आपकी होती है नाइट्रोजन एटम से जुड़ी हुई होती है, नाइट्रोजन एटम से जुड़ी हुई होती है, और जो 5 नंबर की कोऑर्डिनेट साइड है वो आपकी किससे जुड़ी होती है, स्टेरिन प्रोटीन या स्टेरिन अमीनो एसिड से जुड़ी हुई होती है। अब स्टेरिन के अंदर केवल नाइट्रोजन से जुड़ी हुई होगी वहां, ओके, और जो 6 नंबर की कोऑर्डिनेट साइड है वो आपकी होती है सल्फर एटम से जुड़ी हुई होती है। ओके, ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब है इंपोर्टेंट पॉइंट्स, वो क्या है आपके साइटोक्रोम ए के अंदर जो R1 और R2 ग्रुप है वो किस तरीके से डिफाइन होंगे, लिखते हैं यहाँ साइटोक्रोम ए के अंदर जो R1 पाया जाता है वो पाया जाता है CH, ये इससे तो जुड़ा हुआ है वो CH+CH2 है ना, और जो R2 होता है वो होता है आपके C18 यानी कार्बन 18 हाइड्रोजन 30 OH, यानी कि जो एल्कोहलिक ग्रुप होगा, यानी कि जो कार्बन नंबर की चेन होगी वो कार्बन नंबर 18 होगी, कार्बन 18 की कोई लंबी चेन होगी उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। ओके, तो इस तरीके से साइटोक्रोम ए के अंदर ये ग्रुप पाए जाते हैं। अब साइटोक्रोम बी की बात करें, साइटोक्रोम बी के अंदर क्या होगा, आपके R1 और R2 दोनों ही बराबर होंगे, यानी कि जो R1 और R2 ग्रुप होते हैं वो सेम होते हैं। तो कौन से ग्रुप होते हैं, यहाँ CH+CH2 ही पाया जाता है दोनों ही जगह। अगर यहाँ CH+CH2 यहाँ भी CH+CH2 लगा दे तो क्या होगा, आपका साइटोक्रोम बी की स्ट्रक्चर बन जाएगी। और अगर R1 की जगह अपन CH+CH2 और R2 की जगह कार्बन 18 हाइड्रोजन 30 OH लगा देंगे तो वो आपकी साइटोक्रोम ए की स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब साइटोक्रोम बी और सी की बात आती है, साइटोक्रोम सी की भी बात आती है, तो साइटोक्रोम सी के अंदर भी R1 और R2 दोनों ही बराबर होते हैं। तो अब वो ग्रुप कौन सा होगा, यहाँ होगा आपके पास CH+CH3 और ये S, यानी कि यहाँ S का मतलब हो गया कि कोई मिथियोनिन प्रोटीन जुड़ी हुई होगी यहाँ भी। ओके, मिथियोनिन प्रोटीन जुड़ी होगी और वो इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। ओके, तो अपने पास अगर अपने पास किसी का साइटोक्रोम सी के अंदर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो आपका साइटोक्रोम सी होगा, अगर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो साइटोक्रोम बी होगा, अगर ये दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं तो साइटोक्रोम ए होगा। ओके, ये था अपने पास साइटोक्रोम का बेसिक इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन है ये आपका, यानी कि
जितना अपने को चाहिए साइटोक्रोम में उतना कंप्लीट हो चुका है, अब थोड़ा सा और बाकी है वो कवर कर लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने का अपन ने देख लिया कि Fe+2 से +3 के अंदर कन्वर्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो आपके किसमें वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है। ओके, बायो वाले स्टूडेंट्स को तो सबको अच्छे से पता है कि साइटोक्रोम का वर्क क्या होता है, किस तरीके, बस उन्हें केवल ये बेसिक्स इंट्रोडक्शन नहीं पता, वो देख लो, यही होता है। ओके, ये उसकी स्ट्रक्चर होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपके कि साइटोक्रोम के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो साइटोक्रोम के बारे में आपको क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनानी है, कोऑर्डिनेशन साइट्स लिखनी है किस किस तरीके से होती है, सारा इंट्रोडक्शन देना है, साइटोक्रोम ए क्या है, बी क्या, सी का कहाँ पाया जाता है और क्या इसका वर्क होता है। बस इतना ही काफ़ी होता है केमिस्ट्री में। डीपली अपने को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं कि ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा आके, वो आपके बायोलॉजी में आ जाता है। ये हो गया। अब अपने को देखना है कि अगर अपने पास कोई साइड थोड़ा सा इसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, यहाँ ऑक्सीजन, यानी कि अगर यहाँ साइनाइड, फोस्फीन, PPS3 और या आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़े हुए होते हैं तो क्या इलाज किया जा सकता है, यानी कि क्या इनका किस तरीके से इनको हटाया जा सकता है, इनके क्योंकि बॉन्ड यहाँ पे मजबूत होता है। जो Fe और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो सबसे मजबूत बॉन्ड बनता है। जब कोई बॉन्ड मजबूत होता है तो उसे ब्रेक करवाना ईजी नहीं होता है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है एमाइल नाइट्राइट इंजेक्शन। ओके, फर्स्ट तो ये हो गया कि इनके लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है आपके अमाइल नाइट्राइट इंजेक्शन। लिख देती हूँ मैं, अमाइल नाइट्राइट इंजेक्शन। और दूसरा होता है सोडियम नाइट्राइट इंजेक्शन। सोडियम नाइट्राइट इंजेक्शन। ये क्या करते हैं कि इन बॉन्ड्स को वीक बना देते हैं। वीक बनाने के बाद में इनको इजीली रिमूव किया जा सकता है। ओके, तो ये दो इंजेक्शन दिए जाते हैं। अगर आपके तो क्या, अगर हीमोग्लोबिन के अंदर साइनाइड या कोई फॉस्फीन वगैरह ऐसे विसेलिक एसिड्स ऐड हो जाए, जुड़ जाए 6 नंबर की कोऑर्डिनेशन साइट पे, तो वो बॉन्ड मजबूत बन जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में बाधा आ जाती है। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है कि एमाइल नाइट्राइट का इंजेक्शन दिया जाता है और या सोडियम नाइट्राइट का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करवाने में हेल्प करते हैं। बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वापस से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट हो जाती है। ओके, ये था अपने पास साइटोक्रोम का सारा साइटोक्रोम का जो भी जितनी भी बातें थी वो अपन ने कवर कर ली है। ओके, अब जो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे वो देखेंगे आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन देखेंगे। ओके, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के बारे में जानना है। ओके, राइजोबियम बैक्टीरिया, उससे जो एंजाइम यूज होता है या एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है, उस एंजाइम की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ओके, थोड़ी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर, दिखने में भयंकर स्ट्रक्चर दिख रही है लेकिन बहुत ईजी है। अगर आपको स्केलेटन आता है किसी का तो बहुत ईजी है, अगर नहीं आता है तो ट्राई करना, 1-2 बार बनाना सीख जाओगे। ओके।